राधे राधे दोस्तों, मैं रेशु एक नई कहानी लेकर आई हूँ। अपनी शादी की बात सुनकर प्रिया फट पड़ी। कहने लगी, एक बार मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके आप सबको तसल्ली नहीं हुई जो फिर से। अरे छोड़ दो न मुझे मेरे हाल पर, जाओ निकलो मेरे कमरे से, कहकर उसने अपने पास पड़े कुशन को दीवार पर दे मारा। कमलेश आंखों में आंसू लिए कुछ न बोलकर कमरे से बाहर आ गई। आखिर उसकी इस हालत की जिम्मेदार भी तो वे ही थे। बिना जांच पड़ताल के सिर्फ लड़के वालों की हैसियत देखकर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को उस हैवान के साथ बांध दिया। यह भी न सोचा कि आखिर क्यों इतने पैसे वाले लोग एक साधारण परिवार की लड़की से अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। जरा सोचते कि कहीं प्रिया के दिल में कोई और तो नहीं बसा है। वैसे दबे मोही पर कितनी बार प्रिया ने बताना चाहा कि वह मयंक से प्यार करती है, लेकिन शायद उसके माता पिता यह बात जानना नहीं चाहते थे। मयंक और प्रिया एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों अंतिम वर्ष के छात्र थे। जब कभी मयंक प्रिया के संग दिख जाता, कमलेश उसे ऐसे घूर कर देखती कि बेचारा सहम उठता। कभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई यह बताने की कि वह प्रिया से प्यार करता है, पर मन ही मन प्रिया की ही माला जपता रहता था और प्रिया भी उसी के सपने देखती रहती। करण अच्छा लड़का तो है ही, उसकी हैसियत भी हमसे ऊपर है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा, वरना क्या उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी है इस दुनिया में। प्रिया के पिता सूरज सिंह ने समझाते हुए कहा था, पर एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि प्रिया मन से इस शादी के लिए तैयार है भी या नहीं। माँ बाप की मर्जी और समाज में उनकी नाक ऊंची रहे, यह सोचकर भारी मन से ही सही, पर प्रिया ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। वह कभी नहीं चाहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता दुखी हों। कहने को तो लड़के वाले बहुत पैसे वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंह मांगा दहेज मांगा। अब हमारी एक ही तो बेटी है, हमारे बाद जो भी है सब उसका ही है, तो फिर क्या हर्ज है, अभी दें या बाद में। यह सोचकर सूरज और कमलेश उनकी हर डिमांड पूरी करते रहे, पर उनमें तो संतोष नाम की चीज ही नहीं थी। अपने नाते रिश्तेदारों को वे ये कहते आघाते नहीं थे कि उनकी बेटी इतने बड़े घर में ब्याह रही है। लोग भी सुनकर कहते कि भाई सूरज ने तो इतने बड़े घर में अपनी बेटी का ब्याह कर गंगा नहा लिए। दिल पर पत्थर रख प्रिया भी अपने प्यार को भुलाकर ससुराल चल पड़ी। विदाई के वक्त उसने देखा एक कोने में खड़ा मयंक अपने आंसू पोंछ रहा था। ससुराल पहुंचने पर नववधू का बहुत स्वागत हुआ। छुई मुई सी घूंघट काढ़े हर दुल्हन की तरह वह भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। वह आया तो प्रिया का दिल धड़का और फिर संभला भी, लेकिन सोचिए जरा क्या बीती होगी उस लड़की पर जिसकी सुहागरात पर उसका पति यह बोले कि वह उसके साथ संबंध बनाने में सक्षम नहीं है और वह इस बात के लिए उसे माफ कर दे। सुनकर धक रह गया प्रिया का कलेजा। आखिर क्या बीती होगी उसके दिल पर जब उसे यह पता चला कि उसका पति नामर्द है और धोखे में रखकर उसने उसे ब्याह लिया। पर क्यों जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया गया? क्यों उसे और उसके परिवार को धोखे में रखा गया? ये सवाल जब उसने अपने पति से पूछे तो कोई जवाब न देकर वह कमरे से बाहर चला गया। प्रिया की पूरी रात सिसकते सिसकते ही बीती। उसकी सुहागरात एक काली रात बनकर रह गई। धोकर उसने अपने बड़ों को प्रणाम किया और जो भी बाकी बची रस्में थी उन्हें निभाया। उसने सोचा
कि रात वाली बात वह अपनी सास को बताए और पूछे कि क्यों उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। लेकिन उसकी जुबान ही नहीं खुली यह कहने को। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसे कि करे तो क्या करे, क्योंकि रिसेप्शन पर भी सब लोगों के सामने करण उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उनकी स्वागत बहुत मज़ेदार रही। हंस हंसकर वह अपने दोस्तों को कुछ बता रहा था और वे चटकारे लेकर सुन रहे थे। प्रिया समझ गई कि शायद उसके घर वालों को करण के बारे में कुछ पता ही न हो। उन सबको भी उसने धोखे में रखा हुआ होगा। पगफेरे पर जब सूरज उसे लिवाने आए और पूछने पर कि वह अपनी ससुराल में खुश है, प्रिया खून का घूंट पीकर रह गई। फिर उसने वही जवाब दिया जिससे सूरज और कमलेश को तसल्ली हो। एक अच्छे पति की तरह करण उसे उसके मायके से लिवाने भी आ गया। पूरे सम्मान के साथ उसने अपने सास ससुर के पांव छुए और कहा कि वे प्रिया की बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि अब वह उनकी जिम्मेदारी है। धन्य हो गए थे सूरज और कमलेश संस्कारी दामाद पाकर। लेकिन उन्हें क्या पता कि सच्चाई क्या है। वह तो बस प्रिया ही जानती थी और अंदर ही अंदर जल रही थी। प्रिया को अपने ससुराल आए हफ्ते से ऊपर का समय हो चुका था, पर इतने दिनों में एक बार भी करण न तो उसके करीब आया और न ही प्यार के दो बोल बोले। हैरान थी वह कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और वह चुप क्यों है, बता क्यों नहीं देती सबको कि करण ने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन किससे कहे और क्या कहे, सोचकर वह चुप हो जाती। एक रात नींद में ही प्रिया को लगा कि कोई उसके पीछे सोया है। शायद करण है, उसे लगा। लेकिन जिस तरह से वह इंसान उसके शरीर पर अपना हाथ फिरा रहा था, उसे शंका हुई। जब उसने लाइट जलाकर देखा तो दंग रह गई, क्योंकि वहाँ करण नहीं बल्कि उसका पिता था, जो आधे कपड़ों में उसके बेड पर पड़ा था। उसे गंदी नज़रों से घूर रहा था। आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं पिताजी, कहकर वह अपने कपड़े ठीक करने लगी। लेकिन जरा उसका ठीठपन तो देखो। उसने तो प्रिया को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। प्रिया को अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका ससुर ही उसके साथ। मैं आपकी बहू हूँ, फिर कैसे आप मेरे साथ, वह डर के मारे हकलाते हुए बोली। बहू ढाके मारकर हंसते हुए वह बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें मुझसे ही वारिस पैदा करना है, और इसलिए ही तो हम तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। सुनकर प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला शीशा डाल दिया हो। वह कहने लगी, यह कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं आप, क्या शर्म हया बेच खाई है। पर वह कहाँ कुछ सुनने समझने वाला था। फिर उसने प्रिया के ऊपर झपट्टा मारा, लेकिन उसने अपने आप को उस दरिंदे से बचाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने ही करण और उसकी माँ खड़ी थी। घबराकर वह अपनी सास से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी कि कैसे उसके ससुर उसके साथ जबरदस्ती करना चाह रहे हैं, उसे बचा लें बहुत। फिर उसकी सास हंसते हुए बोली, हो चुका यह चूहे बिल्ली का खेल, कान खोलकर सुन लो तुम कि ये सब जो हो रहा है ना, वह सब हमारी मर्जी से ही हो रहा है और हम तुम्हें इसी वास्ते इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। ज़्यादा फड़फड़ाओ मत और जो हो रहा है होने दो। अपनी सास के मुंह से भी ऐसी बात सुनकर प्रिया का दिमाग घूम गया। उसे लगा वह बेहोश होकर गिर पड़ेगी। फिर अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, तो क्या आपको भी पता है कि आपका बेटा? हाँ, और इसलिए तो तुम जैसी साधारण लड़की को हमने इस घर में स्थान दिया।
वरना लड़कियों की कमी थी क्या हमारे बेटे के लिए? पर मैं ही क्यों? यह बात हमें बताएं क्यों नहीं गई? ये सारी बातें शादी के पहले क्यों धोखे में रखा गया आप सबने हमें? बताइए बताइए ना, चीखते हुए प्रिया कहने लगी। आप लोगों को क्या लगता है मैं यह सब चुपचाप सहती रहूंगी? नहीं, बताऊंगी सबको तुम सबकी असलियत। क्या कहा? असलियत बताएगी? किसे? अपने बाप को जो दिल का मरीज है। सोच, अगर तेरे बाप को कुछ हो गया तो फिर तेरी माँ का क्या होगा? कहाँ जाएगी वह तुझे लेकर? दुनिया को तो हम बताएंगे कि कैसे आते ही तुमने घर के मर्दों पर डोरे डालने शुरू कर दिए, और जब चोरी पकड़ी गई तो उल्टे हम पर ही दोष मढ़ रही है। प्रिया के बाल खींचते हुए करण कहने लगा। तुमने क्या सोचा कि तुम मुझे पसंद आ गई थी, इसलिए हमने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया था? देख, करना तो वही पड़ेगा जो हम चाहेंगे, वरना। बात अधूरी छोड़कर उसने उसे घर के कमरे से बाहर निकाल दिया। पूरी रात प्रिया ने बालकनी में रोते हुए बिताई। सुबह फिर उसकी सास कहने लगी, देखो बहू, जो हो रहा है होने दो। क्या फर्क पड़ता है कि तुम किससे रिश्ता बना रही हो और किससे नहीं? आखिर हम तो तुम्हें वारिस जनने के लिए इस घर में बहू बनाकर लाए हैं ना। इस घर और घर के लोगों से घृणा होने लगी थी प्रिया को, और अब एक ही सहारा था उसके पास, उसकी ननंद और नंदोई। अब वे ही थे जो उसे इस नर्क से आज़ाद कर सकते थे। लेकिन जब उनके मुंह से भी उसने वही बातें सुनी जो उसके होश उड़ा गए, वह समझ गई कि उसकी शादी एक साजिश के तहत हुई है। 3 महीने हो चुके थे उसकी शादी को। इन 3 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब प्रिया ने आंसू न बहाए हों। उसका ससुर जिस तरह से उसे गिद्ध दृष्टि से देखता था, वह कांप उठती थी। किसी तरह अब तक वह अपने आप को उस दरिंदे से बचाई थी। इस बीच जब भी सूरज अपनी बेटी को लिवाने आते तो वे लोग यह कहकर उसे जाने से रोक देते कि अब उसके बिना यह घर नहीं चल सकता। उनके कहने का मतलब था कि वे लोग प्रिया को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसे कहीं जाने नहीं देना चाहते। मन ही मन खुशी से झूम उठते सूरज, यह सोचकर कि उनकी बेटी का उस घर में कितना सम्मान हो रहा है। लेकिन असलियत से वे वाकिफ नहीं थे कि उनकी बेटी के साथ इस घर में क्या क्या हो रहा है। प्रिया भी अपने पिता के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप थी। लेकिन उस रात तो हद हो गई जब उसे उसके ससुर के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया। वह चिल्लाती रही पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। क्या करती बेचारी? उठाकर फूलदान उस दरिंदे के सर पर दे मारा, और जब उसने चिल्लाने की आवाज़ से वे सब कमरे में आए तो वह सबकी नज़रें बचाकर घर से भाग निकली। अपनी बेटी को यूं अचानक अकेले और बदवास अवस्था में देखकर सूरज और कमलेश हैरान रह गए। फिर जब उन्हें पूरी बात का पता चली तो उन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। आनन फानन में वे अपनी बेटी की ससुराल पहुंच गए, और जब उन्होंने उनसे अपनी बेटी के जुल्मों का हिसाब मांगा और कहा कि क्यों उन्होंने उन्हें धोखे में रखा, तो वे उल्टे कहने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने ही अपनी पागल बेटी को उनके बेटे के पल्ले बांध दिया। धोखा तो उनके साथ हुआ है। अच्छा, तो फिर ठीक है, आप अपने बेटे की जांच करवाएं कि वह नपुंसक है या नहीं, और मैं भी अपनी बेटी की दिमाग की जांच करवाता हूँ। फिर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा न। तुम लोग क्या समझते हैं कि हम चुप बैठ जाएंगे? नहीं, इस भ्रम में मत रहना। तुम सबने अब तक मेरी शालीनता देखी है, पर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। चाहे दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी अदालत ही क्यों न जाना पड़े हमें, पर छोड़ूंगा नहीं तुम सबको, तो जेल होगी।
ही और तुम्हारा बाप, उसे तो फांसी न दिलवाई मैंने तो मेरा नाम भी सूरज नहीं। बोलते बोलते सूरज का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सूरज जी की बातें सुनकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि झूठे और गुनहगार तो वे लोग थे ही, अतः दिन में ही तारे नजर आने लगे उन्हें। क्या सोच रहे हो, रोको उसे। अगर वह पुलिस में चला गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा और मुझे फांसी पर नहीं झूलना, अपना पसीना पूछते हुए करण के पिता ने कहा। उन लोगों को लगने लगा कि अगर यह बात पुलिस तक गई तो इज्जत तो जाएगी ही, उनका जीवन भी नहीं बचेगा। बहुत गिड़गिड़ाने पर कि वे जो चाहे उनसे ले लें, जितनी मर्जी थप्पड़ मार ले, पर पुलिस में न जाएं। कहीं पुलिस कानून के चक्कर में उनकी बेटी का भविष्य और न बिगड़ जाए। यह सोचकर सूरज जी को भी यही सही लगा, लेकिन उन्होंने उनके सामने यह शर्त रखी कि करण प्रिया को जल्द से जल्द तलाक देकर उसे आज़ाद कर दे, मरता क्या न करता। बगैर किसी शर्त के करण ने तलाक के पेपर साइन कर दिए। पहली सुनवाई में ही फैसला हो गया। वहां से तो प्रिया आज़ाद हो गई, लेकिन एक अवसाद से घिर गई। जिंदगी पर से उसका विश्वास उठ गया। पूरा दिन बस अंधेरे कमरे में पड़ी रहती, न ठीक से कुछ खाती न पीती और न ही किसी से मिलती जुलती थी। कहीं बेटी को कुछ हो न जाए, कहीं वह कुछ कर ना ले, यह सोच सोच कर सूरज और कमलेश की जान सूखती रहती। बेटी की इस हालत का दोषी वे खुद को ही मानने लगे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि क्या करें, जो फिर से प्रिया पहले की तरह हंसने खिलखिलाने लगे, अपनी जिंदगी से उसे प्यार हो जाए। प्रिया बेटा देखो तो कौन आया है, उसकी माँ ने लाइट ऑन करते हुए कहा। तो उसने नजरें उठाकर देखा, पर उसकी आंखें चौंधी आ गई। हमेशा अंधेरे में रहने और एकाएक लाइट आंखों पर पड़ने के कारण उसे सही से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर जब उसने गौर से देखा तो देखती रह गई। मयंक, होले से उसके मुंह से निकला। कमलेश और सूरज जानते थे कि कभी प्रिया और मयंक एक दूसरे से प्यार करते थे, पर कह नहीं पाए। शायद उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया और खुद ही वे उसकी जिंदगी का फैसला कर बैठे। लेकिन अब मयंक ही उनकी बेटी के होठों पर मुस्कान बिखेर सकता था। वही है जो जिंदगी भर प्रिया का साथ निभा सकता है। यह सोचकर उन्होंने मयंक को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। बहुत सकुचाहट के बाद मयंक ने पूछा, कैसी हो प्रिया? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है मुझे भूल गई। अरे मैं मयंक हूँ, मयंक। अब याद आया, उसने उसे हंसाने के इरादे से कहा, पर फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे मयंक उसे पुरानी बातें, कॉलेज के दिनों की याद दिलाने लगा। कहने लगा कि कैसे वे दोनों सबकी नजरें बचाकर रोज मिलते थे, कैसे कैंटीन में बैठकर कॉफी पीते थे। मयंक उसे उसके दुख भरे अतीत से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, पर प्रिया थी कि बस शून्य में ही देखे जा रही थी। प्रिया की ऐसी हालत देखकर मयंक की आंखों में भी आंसू आ गए। कहने लगा, आखिर तुम्हारी गलती क्या है प्रिया, जो तुमने अपने आप को इस काल कोठरी में बंद कर रखा है? ऐसा करके क्यों तुम खुद को सजा दे रही हो? क्या अंधेरे में बैठने से तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, या जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसे सजा मिल जाएगी? बोलो। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैंने तो वही किया जो मेरे मम्मी पापा ने चाहा। फिर क्या मिला मुझे? अपने आंसू पोंछते हुए प्रिया कहने लगी। उसकी बातें सुनकर कमलेश भी फबक कर रोने लगी। प्रिया का हाथ अपनी दोनों हथेलियों में दबाकर मयंक कहने लगा, ठीक है, कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम उन्हीं गलतियों को लेकर अपने जीवन को नर्क बनाते रहें। जिंदगी हमसे यही चाहती है कि हम अपने उजाले खुद तय करें और उन पर यकीन रखें। दुख और तनाव के अंधेरे को हटाकर जीवन को खुशियों के उजाले से भरना कोई कठिन काम नहीं है, बशर्ते हम में बीती बातों को भुलाने की क्षमता हो। प्रिया,
एक डर आ गया है तुम्हारे अंदर, उस डर को तुम्हें बाहर निकालना होगा। क्या तुम्हें अपने माता पिता की फिक्र नहीं है कि उन पर क्या बीतती होगी तुम्हारी ऐसी हालत देखकर? अरे उन्होंने तो तुम्हारा भला ही चाहा था ना, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए। तुम्हें इस अंधेरे से निकलना ही होगा प्रिया। मयंक की बातों का कुछ कुछ असर होने लगा था प्रिया पर। कहने लगी, हम अपनी खुशियाँ, अपनी पहचान, अपना सम्मान दूसरों से मांगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है मयंक? क्योंकि हमें अपनी शक्तियों का एहसास नहीं होता। अपनी आंखें खोल कर देखो गौर से, तुम्हारे सामने तुम्हारी मंजिल है। मयंक की बातों ने उसे नज़र उठाकर देखने पर मजबूर कर दिया, जैसे वह कह रहा था कि प्रिया, आज भी मैं उसी राह पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। बस तुम्हारी हाँ की देर है प्रिया, फिर देखो कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। मयंक के सीने से लग प्रिया बिलक बिलक कर रो पड़ी, जैसे सालों का गुबार निकल रहा हो उसकी आंखों से बहकर। मयंक ने भी उसे रोने दिया ताकि उसके सारे दुख दर्द उन आंसुओं के सहारे बाहर निकल जाएं और वह अपने डरावने अतीत से बाहर निकल सके। बाहर खड़े सूरज और कमलेश की आंखों से भी आंसू बहे जा रहे थे, पर आज ये खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।